नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज से मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ाने वाला हूं। इस सीरीज के अंतर्गत अरिहंत, लूसेंट और खान सर की जो पॉकेट जीके है, इन तीनों किताबों का जो निचोड़ है वो एक साथ आपको इस वीडियो में याद भी करवाऊंगा और साथ ही साथ विस्तार से भी पढ़ाऊंगा। तो आपके लिए एक नई बुक तैयार हो जाएगी जो कि इन तीनों बुकों की निचोड़ होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी इस सीरीज की वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है वह है प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत का मतलब क्या है? वे साधन जिनसे हमें अतीत की घटनाओं, संस्कृति और समाज की प्रामाणिक जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं इतिहास जानने के स्रोत। यानी इतिहास में, हिस्ट्री में जो घटनाएं घटित हुई हैं या फिर उस टाइम की संस्कृति कैसी थी, उस टाइम का समाज कैसा था, उसके बारे में जानकारी देने वाले जो साधन होते हैं उसको बोलते हैं इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः तीन हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आपको अभिलेख मिल जाएगा, शिलालेख मिल जाएगा, इमारत मिल जाएगी जिसमें मंदिर भी है, ठीक है, और सिक्के। इन सभी से पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास हमारा कैसा था। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें आपको वेद मिल जाएगा, उपनिषद मिल जाएगा, महत्वपूर्ण ग्रंथ मिल जाएंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें मिल जाएंगी जो कि राज दरबारी कवि लिखा करते थे। तो ये है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। आपको पता है कि भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, तो उन्होंने अपनी किताबों में या फिर अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में या फिर यहाँ के समाज के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं वो भी कहलाता है प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, क्योंकि वहाँ से भी हमारा प्राचीन इतिहास पता चलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत की। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पुरानी जानकारियां हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य से ही प्राप्त होती हैं। इससे संबंधित एक शब्द है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वह है पुरातत्व शास्त्र। तो पुरातत्व शास्त्र किसे बोलते हैं? प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। और अभिलेखों और शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। सीधे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अभिलेखों या शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? पुरालेख शास्त्र। और याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अच्छा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बिखरे हुए स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से खोजना शुरू किया था। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रश्न कि क्या यह भारत में हर जगह खोजते थे? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया था कि जो चीनी यात्री थे उनकी डायरियों का अनुवाद लेकर भारत के नक्शे में ये पहले खोजा करते थे, और जब इनको कंफर्म हो जाता था एक दो डायरियों से कि यहाँ के बारे में बताया गया है, तो फिर वो क्या करते थे, उस स्थान की खुदाई करवाते थे। तो क्योंकि सबसे पहले बिखरे हुए स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने खोजना शुरू किया था, इकट्ठा करना शुरू किया था, इस कारण से जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पितामह कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत के जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वह अशोक के हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व के। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं जिनसे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोगस कोई के अभिलेख की, जो कि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह स्थित है मध्य एशिया में, जो कि वर्तमान में तुर्की वाला स्थान है। किससे संबंधित था? तो हित्ती साम्राज्य से संबंधित था, और इसमें हित्ती और जो मितानी शासक थे उससे संबंधित संधि का उल्लेख किया गया है। और इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इस अभिलेख से इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख
मिलता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में जानकारी दी गई है। नासत्य मतलब होता है अश्विन। तो यहाँ पर आपको यह कह सकते हैं कि यह प्रमाण देता है कि वैदिक संस्कृति या उससे जुड़े हुए जो लोग थे उस समय पश्चिम एशिया तक पहुँचे हुए थे। यानी भारत के बाहर भी वैदिक देवी देवताओं का प्राचीन प्रमाण यहाँ से मिला और आर्यों के पूर्व की ओर आने का साक्ष्य भी इस अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख कलिंगराज खारवेल से संबंधित था। यह तिथि रहित अभिलेख है, मतलब इसकी तिथि की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है, वह है भारतवर्ष। भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख है इसी अभिलेख में किया गया था। फिर अगला है जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख, जो कि रुद्रदामन से संबंधित है और इससे सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था, कहाँ पर बनवाया था। तो इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, जो कि रुद्रदामन से संबंधित था। इसके बाद अगला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त के एक राजकवि थे जिनका नाम था हरिसेन। उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाया गया था, मतलब पत्थर में लिखवाया गया था और इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों की जानकारी मिलती है, मतलब समुद्रगुप्त द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे और उनके विजय गाथाओं का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न क्या होगा कि क्या राजा इसमें अपनी झूठे तारीफें भी तो लिखवा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उसने युद्ध जीता हो सकता है उसने अपनी झूठी तारीफें लिखवाई हों, या फिर राजा अपनी हार कभी भी पत्थरों में तो लिखवाएगा नहीं कि दूसरे लोग पढ़ें और बाद में जानकारी मिले कि राजा हारा है। तो इसके संबंध में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गंभीर इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हारे हुए राज्यों में यह देखते हैं कि समुद्रगुप्त के सिक्के मिले या फिर नहीं। मान लीजिए कि लिखा गया कि समुद्रगुप्त ने कोई भी राज्य जीत लिया है, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो जीता हुआ राज्य है वहाँ पर समुद्रगुप्त के सिक्के मिले या फिर नहीं, या फिर किसी विदेशी यात्री ने इस युद्ध के बारे में चर्चा की है या फिर नहीं। तो जब अलग अलग स्रोतों से एक ही जानकारी मिलती है या फिर जब अलग अलग स्रोत एक ही जानकारी की ओर इशारा करते हैं तब सत्य माना जाता है, केवल पत्थर को देखकर ही सत्य नहीं माना जाता। ठीक है। इसके बाद अगला है मास्की तथा गुर्जर का अभिलेख, जो कि अशोक से संबंधित था। तो जब तक मास्की और गुर्जर का अभिलेख नहीं मिला था तब तक इतिहासकार जो थे वो लंबे समय से एक शासक के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम था देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय नाम या फिर प्रियदर्शी। जो कि मास्की और गुर्जर का अभिलेख जब मिला तो उसमें नाम लिखा था पहली बार देवानाम प्रिय अशोक। तब इतिहासकारों को पता चला कि जिस देवानाम प्रिय के बारे में वो लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं वह था अशोक। तो अशोक नाम जो था वो पहली बार किस अभिलेख में मिलता है, मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में। उससे पहले देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी को इतिहासकार देख रहे थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला है एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त शासक से संबंधित था और यह अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार इसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में प्राप्त हुआ, तो वह सही जवाब होगा एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है वो सागर मध्य प्रदेश में स्थित है और भानुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का शासक था। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। तो गोपराज का जब युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है। उसी के बारे में एरण अभिलेख में बताया गया है। फिर अगला है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित था और इसमें सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमणों की जानकारी मिलती है। मतलब ये साक्ष्य किससे संबंधित है, भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमणों से संबंधित है। फिर अगला है एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर अगला है मंदसौर अभिलेख, जो कि मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित था और इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे जिनसे हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी अभिलेख अभी तक आपने देखे हैं ये किस शासक से संबंधित हैं और कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनको मैं आपको ट्रिक से अगली वीडियो में याद करवाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपको ये कैसे याद होगा कि कौन शासक किस अभिलेख से संबंधित है या किस अभिलेख से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो आपको बहुत ही आसानी से अगली वीडियो में याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत में मुद्रा शास्त्र या प्राचीन सिक्कों की, क्योंकि यहाँ से भी हमको बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि कौन से राजा द्वारा किस देवी देवता की पूजा की जाती थी, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों में देवी देवताओं की प्रतिमा अंकित होती थी या फिर राजा की स्वयं की प्रतिमा अंकित होती थी। इसके अलावा कौन सा राजा सोने के सिक्के चलाया, कौन से चांदी के सिक्के चलाया, कौन से शीशे के सिक्के चलाया, तो इससे पता चलता था कि राज्य कितना विकसित था। तो ये भी एक साक्ष्य है, प्राचीन साक्ष्य। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो सिक्कों का अध्ययन है वो कहलाता है मुद्रा शास्त्र। सबसे पहले आहत सिक्के चले, जिनको पंचमार्क सिक्के भी बोलते थे। मतलब ये जो सिक्के थे इसमें चोट पहुंचा के, आहत मतलब होता है चोट पहुंचाना, तो चोट पहुंचा के निशान बना दिए जाते थे, मार्क बना दिए जाते थे। तो यह सबसे प्राचीन सिक्के थे और इनको किसने चलाया था? तो किसी राजा ने नहीं चलाया था, बल्कि जो व्यापारी वर्ग होते थे उन्होंने सबसे पहले सिक्के चलाए थे। इनको साहित्य में बोला जाता था कारसारपण। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कारसारपण जो था वह किस सिक्के के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्कों के नाम से। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण सिक्के थे वो थे हिंद यूनानी शासकों के सिक्के। तो हिंद यूनानी जो शासक थे इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे और लेख लिखने का कार्य भी सिक्कों में सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। तो लेख लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन जानकारियां हमको उन सिक्कों से प्राप्त होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कुषाण काल की। तो कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो गुप्त काल में चलाई गई थी। मतलब सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कब चलाए गए थे? गुप्त काल में। जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कब चलाए गए थे? तो कुषाण काल में। तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, मतलब मिलावट नहीं की गई थी। तो आप कह सकते हैं कि कुषाण काल जो था वो काफ़ी ज़्यादा वैभवशाली था, काफ़ी ज़्यादा विकसित था। उसका कारण क्या था कि जो कुषाण काल का समय था तो कुषाणों का जो नियंत्रण था वो सिल्क रूट पर था। यह बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था, जिस कारण से इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी और शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। लेकिन जो गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल जो था इस समय हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण होने के कारण जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी और व्यापार में कमजोरी आ गई थी, युद्ध के खर्चे भी बढ़ गए थे। इस कारण से इन्होंने मिलावटी सिक्के चलाए थे, है ना। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के तो चलाए, लेकिन इन्होंने सोने के सिक्के में मिलावट करके इसको चलाया था। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि रोमन सिक्के जो थे वो अरिकमेडु पांडुचेरी से प्राप्त हुए हैं और सातवाहन वंश ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा नोट कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, जिससे यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी अभिलेख में लिख दिया जाता कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, तो आप ऐसा भी तो मान सकते हैं कि जो चापलूसी करने के लिए राजा की किसी ने लिखवा दिया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिक्कों में भी समुद्रगुप्त को दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। तो जाहिर सी बात है कि साक्ष्य से कन्फर्म हो जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है आपने देखा कि सिक्कों से भी हमको बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए कि किसने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए तो जाहिर सी बात है कि विकसित था। अब शीशे के सिक्के चलाए हैं तो जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा विकसित रहा नहीं होगा, है ना। और सबसे पहले सिक्के किसने चलाए, कौन से सिक्के चलाए, या फिर समुद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी मिल गई, तो बहुत सारे साक्ष्य भी हमको सिक्के से प्राप्त हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत में स्मारक भवन और कला की। तो यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कुम्हरार पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजप्रसाद बनवाया था, मतलब जो किला बनवाया था, वहाँ पर देखा गया है कि लकड़ी के खंभे के जो आधार हैं बहुत ही विशाल हैं।
मतलब जो किले का आधार बनता था वो लकड़ी से बनता था और बहुत ही विशाल आधार है, तो जाहिर सी बात है लकड़ी का आधार बनाया जाता था। हालांकि सजावट के लिए सोने चांदी की ईंटों का यानी सोने चांदी के पत्थरों का उपयोग भी किया जाता था, लेकिन ये आधार जो था वो लकड़ी का बनाया जाता था, जिस कारण से किले जो थे जल्दी खराब हो जाते थे। उसके अलावा पहाड़ियों में गुफा निर्माण करवाया जाता था, जैसे अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस गुफा का निर्माण करवाया गया था। और अशोक के पोते द्वारा, जिसका नाम दशरथ था, तो दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ियों में, जो कि गया में स्थित है, गया बिहार में, वहाँ पर गोपी गुफा और वदिकी गुफा का निर्माण करवाया गया था। हालांकि ये जो गुफाएं थी ये अजीवकों को प्रदत्त कर दी गई थी, है ना। अजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे तो उनको यह दे दी गई थी। इसके अलावा जो उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली होती थी वो होती थी नागर शैली, दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली होती थी द्राविड़ शैली, और दक्षिणापथ जो कि मिश्रित शैली हुआ करती थी जिसको बोलते थे बेसर शैली। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि किस शैली में किस मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जाता था। मूर्तियों और चित्रकला की बात करें तो बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां जो थी वो गांधार शैली में मिलती हैं। कुषाण काल में मूर्ति कला का विकास देखा गया है और अजंता गुफा में माता और शिशु और मरणासन्न राजकुमारी के चित्र जो हैं वो गुप्त काल के समय के देखे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो कि स्मारक भवन और कला के संबंध में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। तो साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य की। तो धार्मिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और पुराण आदि को शामिल किया गया है। और वेदों के जो संकलन करता है वो कौन है, तो आपको पता ही है कि वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद आपको पता है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसमें ऋचाओं यानी मंत्रों का संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की बात कही गई है। सामवेद, साम का अर्थ है गान या संगीत, तो संगीत के जो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, सामवेद से। गीति रूप मंत्रों का जो संग्रह है वो सामवेद में किया गया है। और भारतीय संगीत का जनक किसको बोला जाता है, तो सामवेद को बोला जाता है, क्योंकि यहीं से संगीत की बात कही गई। फिर यजुर्वेद की बात करें तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो संकलन है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यजुर्वेद से होते हैं। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में यजुर्वेद जो है वो लिखित है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है ये सबसे अंत में रचित किया गया और इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधियों का संग्रह है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधियों का जो उल्लेख है या स्रोत है कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है अथर्ववेद से। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी इसमें कहा गया है। तो वेदों से हमको यह महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अन्य वैदिक साहित्य की, जिसमें बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांग 6 हैं। वेदों को समझने हेतु इनको रचित किया गया है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर पुराण की बात करते हैं तो आपको पता ही है 18 पुराण हैं। इनके रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। मत्स्य पुराण की अगर बात करें तो ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है जो कि सातवाहन वंश के समय लिखा गया था। विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय और वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश से संबंधित था। तो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना या दार्शनिक ज्ञान। इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह 108 में से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। वहाँ से लिया गया है और काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला है
स्मृति साहित्य, जिसमें मुख्य है मनुस्मृति। तो यह सबसे प्राचीन है, जो कि शुंग व सातवाहन काल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धार्मिक साहित्य में बौद्ध एवं जैन ग्रंथ की। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे उस समय कौन सा राजवंश था, उस राजवंश द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। तो ये जानकारियां भी हमको बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से प्राप्त हो जाती हैं। तो बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ पाली भाषा में रचित है। इसमें त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक की बात करें तो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन था। मिलिंद पनोह में यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद जो है वो वर्णित था। इसके अलावा दीपवंश और महावंश में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। यह प्रकृति भाषा में था। कल्पसूत्र इसके अंतर्गत जो था ग्रंथ, उसमें जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास की बात की गई थी, जिसके रचयिता थे भद्रबाहु। और भगवती सूत्र जो था उसमें महावीर के जीवन की चर्चा मिलती है और साथ ही साथ जो 16 महाजनपद थे उनकी सूची देखने को मिलती है। और परिशिष्ट पर्वन में हेमचंद जो उनके द्वारा लिखी गई थी उसमें 12वीं शताब्दी की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य की। मैंने आपको बताया था कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उसको दो भागों में पढ़ेंगे, एक धार्मिक स्रोत और दूसरा लौकिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत हम लोगों ने देख लिया। लौकिक स्रोत में कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई थी और यह जो है ये संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था। अर्थशास्त्र की बात करें तो यह कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जिसमें मौर्यकालीन राजव्यवस्था व राजनीति का उल्लेख है। इसमें 15 अधिकरण व 180 प्रकरण का जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद राजतरंगिणी है जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी और इसमें कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया था। तो यहाँ से कश्मीर के इतिहास का साक्ष्य मिलता है किससे? राजतरंगिणी से, जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। फिर महाभाष्य है जो कि पतंजलि द्वारा लिखी गई थी और इसमें मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिर चचनामा है जो कि एक अरब लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई थी, उनका नाम स्पष्ट नहीं है, और इसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। तो यहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है चचनामा से? कि अरबों की सिंध विजय प्राप्त हुई थी, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत की, यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनानी और रोमन लेखकों की, जिसमें पहले हैं हेरोडोटस। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो वह थी हिस्टोरिका, जो कि भारत और फारस से संबंध रखती है। फिर अगले हैं मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन समाज की व्यवस्था का पता चलता है। फिर अगले हैं टॉलमी, जो कि दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। फिर प्लिनी है। प्लिनी जो थे इन्होंने पहली सदी में नेचुरल हिस्टोरी का रचना की थी, जो कि भारत और इटली के व्यापार से संबंधित थी। और एक अज्ञात लेखक थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें भारत के बंदरगाहों व व्यापार की जानकारी मिलती है। उसके अलावा टीसीएस जो थे यह ईरान के राजवैद्य थे, तो ये भी भारत आए थे, इनके भी यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चीनी यात्रियों की। तो 402 ईस्वी में फाहियान आया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने अपनी रचनाओं में गुप्तकालीन समाज व धार्मिक स्थिति का वर्णन किया था। फिर 518 ईस्वी में संयुगन आया था और इसने 3 वर्षों की यात्रा की थी और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। फिर 630 ईस्वी में हेनसांग आता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है और ये 15 वर्ष तक यहाँ पर रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया। इसकी यात्रा वृत्तांत थी सी युग की और इसमें इसने 138 देशों का विवरण किया था। फिर इसके बाद 7वीं सदी के अंत में इत्सिंग आता है और इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो महत्वपूर्ण स्रोत दिए, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे उस समय के जो विश्वविद्यालय थे वो कितने ज़्यादा विकसित थे। तो इनकी जानकारियों से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
तो इन महत्वपूर्ण 3 स्रोतों को देखने के बाद हम सीधा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास का जो निर्माण है वो पुरातात्विक साक्ष्य जो कि एक कठोर सत्य है, साहित्यिक स्रोत जो कि सामाजिक व वैचारिक समझ पैदा करते हैं, और विदेशी वृत्तांत जो कि बाहरी दृष्टिकोण है, तो ये जो है ये प्रामाणिक इतिहास की जानकारी देते हैं। तो सीधा सा विदेशी यात्रियों के विवरण और साहित्यिक स्रोतों को जब पुरातात्विक साक्ष्यों यानी सिक्के, अभिलेख या फिर जो इमारतें थी उनकी कसौटी पर परखा जाता है, तभी प्राचीन इतिहास के बारे में प्रामाणिक तथ्य सामने आते हैं। तो आप सीधा सा समझ गए होंगे कि जो हमारा इतिहास है उनके साक्ष्य कहाँ से लिए गए, तब पता चलता है कि हमारी ये जो चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं ये सही हैं या फिर नहीं। तो अपना पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक महत्वपूर्ण अभिलेख संबंधित शासक व साक्ष्य, और दूसरा जो टॉपिक बनेगा वो सिक्के का बनेगा कि कौन से सिक्के किस शासक या किस राजवंश द्वारा चलाए गए थे। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।